गाय ओगटा एक ऐसा अनाथ लड़का जिसका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद था, मगर इसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब इसको 1000 साल पुरानी लेजेंडरी डीमन सॉर्ड मिलती है, जो कि इसे अपना मास्टर बना लेती है। इस सॉर्ड में प्राचीन समय के डीमन लॉर्ड की ऐसी शक्तियां थी जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था। तो हमारे कहानी की शुरुआत एक रूइंस को दिखाते हुए होती है, जहाँ कुछ रिसर्चर्स कई महीनों से एक बहुत ही पावरफुल वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन की खोज कर रहे थे। इस तलवार में इतनी ताकत थी कि वो किसी भी नॉर्मल इंसान को डीमन लॉर्ड बना सकती है, और इसका नाम था जॉर्ज ग्वेन। अब यहाँ नीचे उनकी खुदाई चली रही थी कि तभी हमें उसी रूइंस की तरफ बढ़ती हुई 2 हेलीकॉप्टर नजर आती हैं, और इसके अंदर जो लोग बैठे हुए थे उन्हें भी उसी तलवार की तलाश थी। यहाँ पर पायलट और उसके सभी साथी अपने बॉस म्यूरा से पूछने लगते हैं कि आखिर उस तलवार में ऐसी क्या बात है जिसके लिए पूरी दुनिया उसकी तलाश में है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उसके पीछे जाना सिर्फ टाइम वेस्ट है। तभी म्यूरा उन्हें बताता है कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे रेयर और सबसे कीमती चीजों की लिस्ट होगी तो उसमें ये तलवार सबसे ऊपर होगी। जिसके बाद वो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि इस तलवार को हजारों सालों पहले 10,000 डीमंस के खून से बनाया गया है, इसलिए किसी नॉर्मल इंसान का इस तलवार को इस्तेमाल करना नामुमकिन है। सिर्फ वही इस तलवार का पूरा इस्तेमाल कर सकता है जिसे ये तलवार खुद अपना मास्टर चुने। तभी बॉस के पास बैठा सैया इचिगो कहने लगता है कि अगला जो बंदा इस तलवार का मास्टर बनेगा उसे तलवार के साथ साथ डीमन लॉर्ड की भी सारी पावर्स मिल जाएंगी और वो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन जाएगा। इसलिए उससे पहले हमें ये तलवार ढूंढना है ताकि कोई भी ऐसी ताकत का गलत फायदा ना उठा सके। जिसके बाद हमें दोबारा से रूइंस का सीन दिखाया जाता है, जहां उन रिसर्चर्स का इंचार्ज अपने एक साथी को उस तलवार के ओरिजिन के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि ये बात 2000 साल पुरानी रोमन एरा की है। एक छोटे से गाँव में कुछ सामुराई बेवजह लोगों को मार रहे थे और औरतों को अपना गुलाम बना रहे थे। तो ये चीज देखकर गाँव का प्रीस्ट ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगता है कि उनके गाँव को बचा लें, मगर जब उन्हें ऊपर वाले से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो गांव के सारे भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके डीमन लॉर्ड को उनकी बलि चढ़ा देते हैं, क्योंकि अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थे। और सरप्राइजिंगली डीमन गॉड उनकी बात सुन भी लेते हैं और हमें एक बहुत बड़े डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है। इसका शरीर हल्क के जितना बड़ा था और ये पहली बार था जब इंसानों ने ज़ोल्ड्स्क्वाइन तलवार को पहली बार देखा था। डीमन लॉर्ड इस गाँव में कदम रखते ही उन सारे सामुराइज को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं, जैसा गाँव वाले चाहते थे। जिसके बाद गांव वाले डीमन लॉर्ड के सामने ही अपना सर झुकाकर उनकी गॉड की तरह प्रेयर करने लगते हैं, मगर डीमन लॉर्ड को ये सब नहीं चाहिए था। वो उल्टा गांव वालों को ही जान से मारने लगता है, मगर इससे भी वो रुकने वाला नहीं था। उसके सामने जो भी आता वो उसे जान से मार देता था। फिर कुछ घंटों बाद रिसर्चर्स ने खोते खोते एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ लिया था, जिसके अंदर कई सारे लाशें टंगी हुई थी। गुफा में आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक सुनहरी रोशनी चमकती हुई नजर आती है, और जैसे ही वो लोग उस रोशनी के पीछे दीवार को तोड़कर आगे बढ़ते हैं तब उन्हें फाइनली वो तलवार मिल ही जाती है। ये चमक ज़ोल्ड्स्क्वाइन तलवार से ही निकल रही थी, मगर तभी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए वो लोग भी इस जगह पर पहुंच गए थे और वो लोग रिसर्चर से वो तलवार हैंड ओवर करने के लिए कह रहे थे और कहने लगते हैं कि हम लोग स्पेशल आर्टिफैक्ट कलेक्शन डिपार्टमेंट से हैं, जो कि एंशिएंट आर्टिफैक्ट और लेजेंडरी वेपन्स को संभाल कर रखती है। मगर रिसर्चर्स को भी पता था कि ज़ोल्ड्स्क्वाइन तलवार कितना ज्यादा रेयर है, इसलिए वो लोग ये तलवार उन्हें देने से मना कर देते हैं और फिर उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। मगर इन एलीट सोल्जर्स के सामने ये रिसर्चर्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। तो ये चीज देखकर उन रिसर्चर्स का लीडर ज़ोल्ड्स्क्वाइन तलवार को उठा लेता है और उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है। ज़ोल्ड्स्क्वाइन तलवार की शक्तियों की वजह से वो उन एलीट सोल्जर्स को चुटकियों में काट कर रख देता है और अब बारी थी एडमिनिस्ट्रेटर म्यूरा और इचिगो की। मगर जैसे ही वो उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी उसे अजीब सा झटका लगने लगता है। उसकी आंखें भी पलटने लगती हैं और वो ऐसी भाषा बोलने लगता है जिसको कोई भी समझ नहीं पाता। ऐसा लग रहा था कि वो ज़ोल्ड्स्क्वाइन तलवार की शक्तियों को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तभी इचिगो कहने लगता है कि ज़ोल्ड्स्क्वाइन तलवार तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा अगर तुम उसकी शक्तियों को काबू नहीं कर पाए तो, जिसका मतलब कि तुम्हारे जैसा एक मामूली रिसर्चर इस तलवार का मास्टर कभी नहीं बन सकता। तभी म्यूरा इचिगो से उस तलवार को छीनने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं कि इचिगो के पास भी एक लेजेंडरी वेपन है और इसकी मदद से वो एक एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिससे वो रिसर्चर एक ही झटके में मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि म्यूरा उस तलवार को एक मेटल कंटेनर में रख के अपने हेडक्वार्टर ले आता है। इनके कंपनी का नाम लेजेंडरी वेपन ऑर्गेनाइजेशन था। इस जगह में ज़ोल्ड्स्क्वाइन तलवार की तरह ही कई सारे और लेजेंडरी वेपन्स भी थे। इचिगो और म्यूरा उस तलवार को गौर से देख रहे थे। तभी इचिगो कहने लगता है
है कि ये तलवार तो बहुत ही ज्यादा अगली है, मगर म्यूरा को तो ये हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो इचिगो उसकी ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो सोने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वेपन एडमिनिस्ट्रेशन टीम बाकी लेजेंडरी वेपन्स को भी इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अब भी कई सारे लेजेंडरी डीमन वेपन्स थे जिनकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, मगर कोई भी ज़ोल्ड स्क्वाइन स्वॉर्ड से बराबरी नहीं कर सकती थी। हर एक स्वॉर्ड की ताकत अलग अलग थी। ये लेजेंडरी स्वॉर्ड तुम्हें एक फायर डीमन में बदल देती है, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन इस तलवार को हथियाने आई थी ताकि वो इसको भी अपने हेडक्वार्टर में सेफली रख सकें। वहीं दूसरी तरफ हमें म्यूरा को दिखाया जाता है जो कि उस कमरे में जा रहा था जहां ज़ोल्ड स्क्वाइन तलवार रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ज़ोल्ड स्क्वाइन तलवार म्यूरा को पुकार रही है। म्यूरा भी उस तलवार की शक्तियों के लालच में आ गया था और वो एक बार उस तलवार को छूना चाहता था, और क्योंकि उसे इस जगह का एक्सेस था इसलिए वो तुरंत पासवर्ड डालकर उस तलवार को निकाल लेता है। और जैसे ही वो तलवार को अपने हाथ में लेता है उसके पास डीमन लॉर्ड की सारी शक्तियां आने लगती हैं। म्यूरा को पहली बार ऐसा लग रहा था कि वो एक असली अल्फा मेल है। तलवार के निकलने की वजह से हेडक्वार्टर में चारों तरफ अलार्म बजने लगता है और गार्ड्स उस रूम के पास आ जाते हैं, मगर इस बार उनके सामने जो म्यूरा खड़ा था वो नॉर्मल नहीं बल्कि एक डीमन था। इसीलिए वो लोग तुरंत अपनी गन्स निकालकर उसके ऊपर शूट करने लगते हैं, लेकिन म्यूरा अब एक इनविंसिबल डीमन बन चुका है। वो मुस्कुराते हुए एक एक करके सभी गार्ड्स को जान से मारने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें इस एनिमे का दूसरा पड़ाव दिखाया जाता है, जहां हमें एक नॉर्मल परिवार को दिखाया जाता है, जहां ताकेशी नाम का एक बंदा दिन भर के अपने काम खत्म करके घर लौट रहा था। उसकी वाइफ वकाबा को जल्द ही एक बच्चा होने वाला था और वो आज ही फाइनल चेकअप करवा कर लौटी थी, मगर आने वाले बच्चे का जेंडर वो अब तक अपने पति को रिवील नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो ताकेशी को सरप्राइज दे, मगर ताकेशी तो फादर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। जिसके बाद वो लोग ग्रोसरी से कुछ स्वीट्स खरीदने के लिए जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें उसी शहर का एक टेम्पल दिखाया जाता है, जहाँ का प्रीस्ट एक रिचुअल की तैयारी कर रहा था ताकि वो शिरियो नाम के तलवार को सेटिस्फाई कर सके। वो सेंस कर पा रहा था कि तलवार अंदर ही अंदर रो रहा है और वो दोबारा खून चखने के लिए बेताब है। तो उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए प्रीस्ट एक सेरेमनी को शुरू करता है, जिसके लिए उसने अपने सारे डिसाइपल्स को बुला लिया था। मगर जैसे ही प्रीस्ट उसे अपना ब्लड ऑफर करने की कोशिश करता है तो फिर वो स्वॉर्ड स्पेसिफिकली उनके एक डिसाइपल के खून की मांग करता है। वो लड़का जैसे ही तलवार के ऊपर अपना खून गिराता है तो उसको उस तलवार से एक अलग सी अट्रैक्शन फील होने लगती है और फिर वो तुरंत उस तलवार को उठाकर चाटने लगता है, जिसके साथ ही अब वो उस तलवार के काबू में आ गया था। वो पीछे मुड़कर एक एक करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को जान से मारने लगता है। अब उन सबको मारने के बाद तलवार में से पर्पल फ्लेम्स निकलने लगती है। उसके अंदर का डीमन अब भी शांत नहीं हुआ था, उसे और खून चाहिए था, इसीलिए डीमन बॉय अब अपनी खुराक ढूंढने के लिए शहर में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वकाबा और तकाशी ग्रोसरीज खरीद कर अब अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तभी उनके सामने वो डीमन बॉय आ जाता है और तुरंत तकाशी को जान से मार देता है। वकाबा ये चीज देखकर पूरी तरह से शॉक हो गई थी और तुरंत नीचे बैठकर ताकेशी को उठाने लगती है, मगर ताकेशी तो मर चुका था। जिसके बाद डीमन बॉय सड़क पर उतरकर और लोगों को भी मारने लगता है, मगर इसके थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ जाता है और जब वो देखता है कि डीमन स्वॉर्ड के काबू में आकर उसने इतने लोगों को मारा है तब वो रिग्रेट से उस तलवार को फेंक देता है। और इधर जब वकाबा देखती है कि ताकेशी अब पूरी तरह से मर चुका है तो वो गुस्से में आकर बदला लेने के लिए उस डीमन बॉय का तलवार उठाकर उसके सीने के आर पार कर देती है। लेकिन इसके बाद जब वकाबा उस तलवार को छोड़ने की कोशिश करती है तो वो ये कर नहीं पाती, क्योंकि उस तलवार ने अब वकाबा के बॉडी पर भी कब्जा कर लिया था। फिर सीन चेंज होता है और हमें दूसरी तरफ म्यूरा को दिखाया जाता है, जिसे सिक्योरिटी वाले ब्रिज पर चारों तरफ से घेर चुके थे। वो लोग म्यूरा को ज़ोल्ड स्क्वाइन तलवार छोड़ने के लिए कह रहे थे, मगर म्यूरा उनकी एक नहीं सुनता। वो ज़ोल्ड स्क्वाइन तलवार की मदद से बड़े बड़े टैंक्स को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। लेकिन अब उस ब्रिज में एक और पर्सन आ चुका था जिसके पास एक लेजेंडरी वेपन था। वो म्यूरा को फाइट के लिए चैलेंज करता है और जैसे ही वो दोनों फाइट के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनका स्वॉर्ड उन्हें पावर रेंजर्स की तरह ट्रांसफॉर्म कर देता है। म्यूरा अब कहने लगता है कि मैं ज़ोल्ड स्क्वाइन हूँ, डीमन ऑफ डेथ, जबकि वो दूसरा पर्सन खुद को डीमन ऑफ फायर बुला रहा था। उन दोनों के बीच में यहाँ पर जबरदस्त फाइट होने लगती है, मगर म्यूरा ज़ोल्ड स्क्वाइन की मदद से उसे चुटकियों में हरा देता है। अब इस लेजेंडरी फाइट के बाद हमें एक जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी खरगोश का शिकार करके अपने घर की तरफ लौट ही रहा था कि तभी उसकी नजर पेड़ में लटके हुए एक औरत की डेड बॉडी पर पड़ती है। मगर इससे पहले कि वो उस डेड बॉडी को नीचे उतारता, उसे बगल में से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी एक तलवार के साथ था। वो बंदा जिसका नाम एमिनागारा था, वो कहने लगता है कि इस
स्वॉर्ड में इतनी डार्क ऑरा है जिसको मैं 1 माइल दूर से भी सेंस कर रहा था। अब इसके बाद जैसे ही गारा थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे तलवार के अंदर से एक आवाज आती है। वो कह रही थी कि मुझे किसी के अंदर दोबारा से रहना है। तो फिर गारा उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है और साथ ही उस तलवार को भी अपने साथ ले जाता है और वो बच्चे का नाम गाय ओगटा रखता है। फिर हमें काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ गाय ओगटा अब बड़ा हो चुका था। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, बस उसकी नजरें हमेशा तलवार में ही गड़ी रहती थी, जैसे कि अगर उसे तलवार मिल ही गई तो वो सीधे जाकर काकाशी को ही हरा देगा। वहीं दूसरी तरफ सियाका एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल थी जो कि हमेशा से ही गाय ओगटा को पसंद करती थी। छुट्टी के बाद तात्सुमी नाम का लड़का उसको लेने के लिए जाता था क्योंकि वो सियाका के फादर के यहाँ ट्रेनिंग किया करता था। सियाका अक्सर गाय को वीकेंड्स पर उसके साथ घूमने चलने के लिए कहती थी, मगर गाय तो हमेशा एक सिग्मा मेल की तरह अपनी नजरें झुका कर रखता था और कहता कि वो बिजी है। सियाका उसकी नाइफ छीन कर उसके साथ प्रैंक करने का सोचती है, मगर गाय उसको ऐसा करने से मना कर देता है। तभी तात्सुमी ये चीज देखकर गाय को उठाकर पटक देता है और उससे कहता है कि अपनी औकात में रहो। तभी हमें गारा को दिखाया जाता है जो कि आकर गाय से कहने लगता है कि आने वाले रिचुअल की तैयारी करना शुरू कर दो क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द शिर्यू ब्लेड को रिफाइन करना है। तात्सुमी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि गाय ही इकलौता वो पर्सन है जो कि शिर्यू ब्लेड को अपने खून से रिफाइन करता था। वो भी गाय ओगटा की तरह इम्पोर्टेंट बनना चाहता था। गारा ने उसे ऑलरेडी बता दिया था कि गाय एक स्पेशल लड़का है, मगर तात्सुमी ये चीज मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रिचुअल के दौरान जब वो अपने ब्लाइंड फोल्ड को हटा देता है तो इस वजह से डीमन स्वॉर्ड सियाका के ऊपर हावी हो जाता है और वो तात्सुमी को जान से मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी गाय ओगटा आकर उसको बचा लेता है, मगर इस दौरान उसका ही हाथ कट जाता है जिससे अब वो परफेक्टली सासुके और शैंक्स का कॉस्प्ले कर सकता है। हॉस्पिटल से आने के 1 हफ्ते बाद भी गाय ओगटा अपने कटे हुए हाथ को लेकर काफी ज्यादा उदास था। सियाका उसे हग करती है और कहती है कि अगर कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे याद करना। गारा डिसाइड करता है कि वो उस डीमन स्वॉर्ड को पिघलाकर गाय के लिए एक मेटल आर्म बनाएगा और सर्जरी के बाद जैसे ही गाय अपने नए हाथ को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि अब तो वो फुल मेटल एल्केमिस्ट का भी कॉस्प्ले कर सकता है। जिसके अगले दिन गाय ओगटा गारा से पूछता है कि आखिर तुमने शिर्यू जैसे लेजेंडरी वेपन को मेरे लिए क्यों बर्बाद किया। वहीं दूसरी तरफ लेजेंडरी वेपन एसोसिएशन अपने एक टॉप ऑफिसर 007 मिस्टर मिकी को एक ऑक्शन में भेजते हैं ताकि वो वहां से एज़ोथ स्वॉर्ड को ला सके जो कि इस जगह पर नीलाम होने वाला है। नीलामी की शुरुआत $20,000 से शुरू होती है, मगर देखते ही देखते इसकी कीमत $1.5 मिलियन तक पहुंच जाती है और अब ये ऑक्शन बैटल मिस्टर मिकी और मार्कस नाम के एक बंदे के बीच में हो रही थी, लेकिन ये बैटल मिस्टर मिकी ही जीत जाता है क्योंकि उसके पास पूरे कंपनी का पैसा था। फिर वो तलवार को लेकर हेडक्वार्टर्स की तरफ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में मार्कस उसका रास्ता रोककर तलवार को खरीदने की बात करता है और साथ ही वो ये भी कह रहा था कि अगर तुम अपनी तलवार मुझे नहीं बेचते हो तो फिर मैं इसे छीन भी सकता हूँ। मिस्टर मिकी उसके व्हीलचेयर को देखकर सोचने लगता है कि कहीं ये बंदा मजाक तो नहीं कर रहा है कि तभी मार्कस के गुंडे आकर मिस्टर मिकी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन मिस्टर मिकी तो उनको 1 ही मिनट में हरा देते हैं और मार्कस से कहते हैं कि अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मगर तभी म्यूरा भी उस जगह पर पहुंच जाता है और वो मिस्टर मिकी से कहता है कि तुम्हारे अंदर से लेजेंडरी वेपन का प्रेजेंस महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। तो फिर अब मिकी भी अपनी लेजेंडरी थंडर स्वॉर्ड फैल्कन को समन कर लेते हैं और एक बड़ा सा धमाका करके वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड को तो मार्कस ने लड़ाई के दौरान चुरा लिया। वहीं दूसरी तरफ गारा गाय से कहता है कि अब तुम अपने इस नए वेपन को शिर्यू से भी स्ट्रॉन्ग वेपन बनाओ और इसके बाद हम देखते हैं कि गाय शिर्यू के मयान को जला रहा था। अब ये चीज देखकर सियाका उसके पास आती है और पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो बोलता है कि शिर्यू एक अनोखा स्वॉर्ड था और क्योंकि उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है इसलिए मैं उसके मयान को जला रहा हूँ। अंदर तात्सुमी गारा से पूछ रहा था कि आखिर उसने शिर्यू जैसे लेजेंडरी स्वॉर्ड को गाय के लिए क्यों बर्बाद कर दिया, तो इसके जवाब में गारा कहता है कि अपनी 40 साल की उम्र में मैंने आज तक ऐसा कोई भी वेपन नहीं बनाया है जिसके ऊपर मैं प्राउड फील कर सकूं, लेकिन शिर्यू को गाय के साथ मिलाकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कुछ ऐसा बन जाएगा जिसके ऊपर मुझे प्राउड हो सके। अब इसके कुछ दिनों बाद जब सियाका अपने स्कूल से वापस लौट रही थी तब हमेशा की तरह तात्सुमी उसे लेने के लिए आया था, मगर आज उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो सियाका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ गाय की एंट्री होती है जो कि आते ही तात्सुमी को एक ही झटके में पटक देता है। तात्सुमी गाय को पंच करने की कोशिश करता है मगर गाय तो उसके
के पंच को अपने मेटल आर्म से रोक लेता है और अब शिरियो का डीमन गाय के बॉडी पर ओवरटेक करने लगता है, जिससे वो एक ज़ॉम्बी में बदल रहा था। मगर तभी सियाका की आवाज सुनकर वो दोबारा होश में आ जाता है, जिसके बाद घर पहुंचते ही गाय अपने सर को दीवार में पटकने लगता है ताकि वो अपने सर के अंदर गूंज रही आवाजों को बंद कर सके। कि तभी सियाका आकर पीछे से उसको हग कर लेती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जिसे सुनकर फाइनली वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद हमें रिच बॉय मार्कस को दिखाया जाता है, जो कि अपने बड़े से लोनली मेंशन में सोकर उठ रहा था कि तभी उसकी फेक सिस्टर और ऑनलाइन खरीदे हुए पेरेंट्स उसे ग्रीट करते हैं। मगर अब वो इन फेक लोगों के बीच रह रह कर तंग आ चुका था, इसीलिए वो उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर हेडक्वार्टर में जब मिस्टर मिकी मार्कस के बारे में इंक्वायरी करता है तब उसको पता चलता है कि मार्कस ने एक एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने दोनों पैरों को भी खो दिया। अब इसके कुछ दिनों बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसको अपना शादी का कार्ड देने आती है और सरप्राइजिंगली दूल्हा कोई और नहीं बल्कि मार्कस का बेस्ट फ्रेंड जॉनी था। वो कहती है कि तुम हमारे काफी अच्छे दोस्त हो, इसलिए शादी प्राइवेट होने के बावजूद हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं। जिसके जवाब में मार्कस कहता है कि हाँ, मैं जरूर आऊंगा। मगर उसके जाने के बाद वो उन दोनों से बदला लेने का सोचता है, क्योंकि उन दोनों ने इसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। अब उसकी इन भावनाओं को वो डिमोनिक स्वॉर्ड महसूस कर लेती है और मार्कस को दोबारा खड़ा होने की शक्ति देती है। मार्कस अब सीधे उनकी शादी में पहुंचकर प्रीस्ट को डराकर भगा देता है और जैसे ही वो उन धोखेबाजों के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी मिकी वहां आ जाता है और उनको भागने के लिए कहता है। मगर मार्कस अपने डेमोनिक पावर्स का यूज करके सीधे चीटर्स के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही वो उस लड़की को मारने ही वाला था कि तभी उसके अंदर की अच्छाई उसे ऐसा करने से रोक देती है। मिकी भी आगे बढ़कर मार्कस को शाशडाई में रहने का ऑफर देता है। शाशडाई एक ऐसा प्लेस था जहां उसके जैसे लोग रहते थे और गाड़ी से जाते वक्त वो शाशडाई कंपनी के बारे में मार्कस को बताने लगता है कि किस तरह से उनका ऑर्गेनाइजेशन लेजेंडरी वेपन्स और उनके यूजर्स के ऊपर नजर रखती है। और फिर वो बताता है कि जब कोई इंसान एक लेजेंडरी वेपन को छूता है तो उस लेजेंडरी वेपन के अंदर का डीमन इंसान के बॉडी के अंदर टेक ओवर कर लेता है और वो ब्यूसोमा नाम के मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। और इस चीज को कोई नहीं रोक सकता, मगर कुछ लोग इस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। ऐसे लोगों को क्रिसलिस कहा जाता है। शाशडाई अभी इनके ऊपर रिसर्च कर रही है ताकि वो हम जैसे लोगों को ऐसे कर्सेस से छुटकारा दिला पाएं। लेकिन तब तक के लिए वो हमें सुला कर रखते हैं ताकि इस प्रोसेस को और भी स्लो किया जा सके। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि गारा के वर्कशॉप में एक लेजेंडरी स्पीयर को देने के लिए आई थी। इसका नाम तोमोकी तात्सुमी था। मगर गारा तो घर पर नहीं था, इसलिए वो ये हथियार तात्सुमी के हवाले करके उससे कहती है कि गारा ने मुझे ये शार्प करने के लिए दिया था, इसलिए याद से तुम उसको ये चीज दे देना। मगर उसके जाने के बाद तो तात्सुमी इस हथियार को खुद के लिए उठा लेता है और तुरंत एक ब्यूशोमी में बदल जाता है। और सबसे पहले वो जिस बंदे पर अटैक करता है वो और कोई नहीं बल्कि गाय था। एक और लेजेंडरी वेपन के पास होने की वजह से गाय का लेजेंडरी वेपन भी एक्टिवेट हो जाता है। वो ब्यूशोमा तो नहीं बनता, मगर उसका माइंड अब उसके कंट्रोल में नहीं था। उसका हाथ एक तलवार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो दोनों फाइट करते करते जंगल से होते हुए शहर में पहुंच जाते हैं। गाय ने तात्सुमी को घायल भी कर दिया था, मगर इसके बावजूद भी तात्सुमी अब अपने पावर रेंजर वाले फॉर्म में आ जाता है और छुपकर ऊपर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। मगर गाय उसके इस अटैक को डॉज करके सीधे अपना तलवार उसके सीने के आर पार कर देता है। अब ये सब कुछ देखकर इल्यूमिनाटी का हेलीकॉप्टर गाय के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन गाय तो उसको अपने एक ही विंड स्लैश से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद फिर वो दोबारा अपने घर लौट आता है। उसका खुद का हाथ उसको हार्म करने की कोशिश करता है, मगर गारा उसको रोक देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें मिकी को दिखाया जाता है जो कि मार्कस को लेकर अब हेडक्वार्टर में पहुंच गया था। यहाँ वो मार्कस को कायोका से मिलाता है जो कि इस जगह की एडमिनिस्ट्रेटर थी। कायोका मार्कस को लीडर से मिलवाने के लिए ले जाती है जो कि एआई की मदद से उससे बात करते हैं। इधर मिकी इटर्नल स्लीप में जाने से पहले अपनी बॉडी का चेकअप करवाने जाता है। यहाँ उसकी नर्स के साथ काफी अच्छी बातचीत होती है, जिसके बाद वो और मार्कस कायोका के साथ स्टोर रूम में अपने हथियार को रखने के लिए जाते हैं और वहीं इन दोनों को इटर्नल स्लीप में भेज दिया जाता है। मेन स्टेशन में पहुंचते ही कायोका को शहर में 2 ब्यूशोमा के लड़ने की न्यूज मिलती है, तो फिर वो उन दोनों को खत्म करने के लिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिसलिस को नींद से उठाती है, वो भी पूरे 16 सालों के बाद, और फिर उसे उन 2 ब्यूशोमा को खत्म करने का मिशन देती है। वहीं दूसरी तरफ म्यूरा अपने तलवार की प्यास बुझाने के लिए एक जेल में चला गया था ताकि वहाँ के कैदियों का नफरत और गुस्सा वो डीमन को खिला सके। और इधर वर्कशॉप में तात्सुमी पेड़ों के पीछे छिपकर गाय के ऊपर अटैक करने का इंतजार कर रहा था, मगर गाय तो अब दिमाग
आग से एक बच्चा बन चुका था। सियाका सोचने लगती है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गाय शिरियो के पावर से डर रहा है और इसीलिए वो बच्चे की तरह छिप रहा है। जिसके बाद हेडक्वार्टर में कायोका बताती है कि हजारों सालों पहले एक किंगडम गॉड के अगेंस्ट चला गया था, तो उनको सजा देने के लिए गॉड ने एक बड़ी सी रिंग ऑफ लाइट फेंकी थी जिससे कि पूरा का पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया था और बचता है तो सिर्फ चारों तरफ रेत और गॉड का वो हथियार जिसको फिर लोग गॉड का ऑब्जेक्ट समझकर उसकी पूजा करने लगते हैं और पूरी दुनिया से सील करके उसको सेफ रख दिया गया था। मगर उस चक्र का मालिक अब इचिगो है जो कि सासुडाई का सबसे पावरफुल मेंबर है। मगर इधर गाय तो अब भी बच्चों की तरह हरकत कर रहा था और वो भागकर जंगल में अपने मदर के ग्रेव के पास चला जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो अपने मदर को याद करके रोने लगता है। सियाका भी वहाँ पहुँच गई थी और वो गाय को चुप कराने के लिए उसे फेस्टिवल में ले जाने का वादा करती है। उसी समय डोजो में गारा के मास्टर आए हुए थे। गारा उन्हें अपना बनाया हुआ नया हथियार दिखाता है और साथ ही उन्हें बताता है कि उसने गाय को लेजेंडरी वेपन शिरियो के साथ मर्ज कर दिया है और मुझे विश्वास है कि वो मेरा ऐसा क्रिएशन बन जाएगा जिसके ऊपर मुझे प्राउड फील होगा। तभी उसके मास्टर उसे बताते हैं कि इस दुनिया में टोटल 2 शिरियो थे और जो शिरियो तुम्हारे पास था वो कम पावर वाला था क्योंकि उसके ऊपर ड्रैगन का सिंबल नहीं था। फिर सीन चेंज होता है और हमें शॉर्ट शार्पनर कियोमी को दिखाया जाता है जो कि अपने अप्रेंटिस के साथ काम करते हुए उसे अपनी हिस्ट्री के बारे में बताने लगती है। तभी उनके पास एक अमीर आदमी अपना स्वॉर्ड शार्प करवाने के लिए लेकर आता है और ये स्वॉर्ड कोई और नहीं बल्कि वो दूसरा शिरियो था। कियोमी जैसे उसको टच करती है तो वो शिरियो उसके बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश करता है, तो फिर कायोमी अपने खून से उसकी प्यास बुझा देती है और फिर कुछ ही घंटों में स्वॉर्ड को शार्प करने का काम खत्म कर देती है। और जो ओल्ड मैन इस तलवार को लेकर यहाँ पर आया था वो तलवार के मिलते ही तुरंत यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें म्यूरा को दिखाया जाता है जो कि एक ओपेरा में म्यूजिक सुन रहा था कि तभी उसके ऊपर फ्लेम स्वॉर्ड का नया मालिक हमला कर देता है। मगर उसके अंदर से लेजेंडरी स्वॉर्ड फ्लेमबर्ज बात कर रहा था। वो म्यूरा के अंदर के ज़ोल्सक्वाइन से कहता है कि हमारे बीच का फाइट अब भी बाकी है। मगर इसके जवाब में ज़ोल्सक्वाइन कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से हरा दिया था। जिसके बाद वो दोनों अपने पावर रेंजर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। उनकी ये जबरदस्त फाइट देखने के लिए यहाँ पर कई सारे पावरफुल ब्यूशोमा भी आ जाते हैं। और बात करें इस फाइट के रिजल्ट की तो इसका विनर म्यूरा ही बनता है, जिससे उसने ये साबित कर दिया कि ज़ोल्सक्वाइन सभी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स में सबसे पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ शहर में सियाका बेबी ब्रेन गाय के साथ फेस्टिवल एंजॉय कर रही थी और इसके बाद वो गाय को लेकर एक श्राइन के पास जाती है और वहाँ वो प्रेयर करती है कि गाय का दिमाग फिर से ठीक हो जाए और वो मुझे थोड़ा अटेंशन भी दे। तभी उनके ऊपर तात्सुमी हमला कर देता है, वो भी अपने पावर रेंजर वाले फॉर्म में। गाय उसके अटैक को बड़े ही आसानी से अपने मेटल आर्म से रोक लेता है, मगर इसके बाद वो डर के मारे एक छोटे बच्चे की तरह छिप कर बैठ जाता है। तो फिर तात्सुमी अब सियाका को उठाकर उसके गले पर अपना तलवार रखकर उससे कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी ये फालतू जिंदगी खत्म करने वाला हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसके दोनों हाथ कट जाते हैं और ये चीज किसी और ने नहीं बल्कि इचिगो ने किया था। वो अपने स्पेशल पावर के इस्तेमाल से तात्सुमी को बांध देता है और अपने लाइट मैजिक से उसे पिघलाकर जान से मार देता है। फिर उसको मारने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है, मगर वो ये सोच रहा था कि आखिर इतने कमजोर ओपोनेंट के लिए उसको ही क्यों उठाया गया था। मगर तभी उसको गाय के आर्म से डेमोनिक ऑरा महसूस होती है, जिससे उसे समझ में आता है कि असल में गाय उसका ओपोनेंट है। वो तुरंत आगे बढ़कर गाय के फेस में एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन इसके जवाब में फाइट करने के बजाय गाय तो बैठकर रोने लगता है और अपनी मम्मी को याद करने लगता है। सियाका उसको रोकने की कोशिश करती है, मगर इचिगो तो उसे धक्का मारकर गाय को उठा लेता है और कहता है कि अब जल्दी से तुम अपने असली रूप में आ जाओ। मगर तभी वहाँ ओल्ड मैन काइत्सु आ जाता है और वो इचिगो को पहचान लेता है कि वो सासुडाई से है और उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। वो इचिगो को बताता है कि सासुडाई की तरह ही गामाए भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रेगुलर ह्यूमंस अपने स्पिरिट को ट्रेन करते हैं ताकि वो ग्यूशोमा को हरा सकें, जबकि सासुडाई तुम्हारे जैसे क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करती है। और इसके बाद वो इचिगो को सोई नाम के एक गामाए से मिलाता है। सोई यहाँ पर आते ही इचिगो को फाइट के लिए चैलेंज करता है और उसे मजबूर करता है उसके पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए। फाइट के दौरान गाय को सोई के नीचे से एक ब्यूशोमा निकलते हुए दिखता है, तो वो पत्थर फेंककर उसे भगा देता है, मगर सोई को तो ऐसा लग रहा था कि गाय उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो आगे बढ़कर गाय को धमकाने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी परछाई से निकलकर वो ब्यूशोमा सोई को जान से मार देता है, जिसके बाद वो गाय के ऊपर भी हमला करने लगता है। तो अब फाइनली गाय अपने बैटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गुस्से में वो तुरंत उस ब्यूशोमा को जान से मार देता है, लेकिन वापस नॉर्मल होने के बाद वो जंगल की तरफ भाग जाता है। और इस दौरान वो ओल्ड मैन इचिगो को
पकड़ा हुआ था ताकि गाय यहाँ से जा सके। फिर ओल्ड मैन उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जा सकता हूँ जो कि तुम्हें गाय के बारे में और उसके अंदर के डीमंस के बारे में काफी अच्छी नॉलेज दे सकता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों अब गारा के पास पहुंच गए थे। गारा उन दोनों को गाय की पूरी हिस्ट्री बता देता है, जिसको सुनकर इचिको को एहसास होता है कि उसका बचपन भी बिल्कुल इसी तरह से था। इधर गाय और सियाका बारिश से बचने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं जहाँ वो लोग बचपन में खेला करते थे। और अब फाइनली गाय धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल बिहेवियर में लौट रहा था, मगर इसके साथ ही उसका सारा ट्रॉमा और डिप्रेशन भी लौट आता है। वो सियाका को बताता है कि मेरे बचपन में ऐसा कोई भी पल नहीं था जिसको याद करके मैं खुश हो सकूं। वो बचपन से ही डार्कनेस से भागता हुआ आया है, मगर अब वो चाहता है कि वो अपने मेटल आर्म के इस्तेमाल से पावरफुल स्वॉर्ड्स बनाए जिससे वो इस दुनिया पर राज कर सके। तो सियाका उसकी ये बात सुनकर सोचने लगती है कि शायद इसका दिमाग अब भी ठिकाने पर नहीं आया है। फिर बारिश खत्म होने के बाद जब वो दोबारा से अपने घर के पास पहुंचते हैं तब इचिगो गाय को अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है। वो कहता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए शासडाई एक बहुत ही अच्छी जगह है। गाय भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और जब वो लोग शासडाई की तरफ लौट रहे थे तब इचिको गाय से कहता है कि मुझे वापस जाने से पहले एक काम है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। दरअसल इचिको अपने पुराने दोस्त काय से मिलने के लिए आया था, जो कि देखने से इचिको की माँ लग रही थी, मगर असल में वो इचिको की मंगेतर थी। इचिको गाय को बताता है कि शासडाई में वो काफी सालों तक सोया हुआ था, जिस वजह से उसकी उम्र बिल्कुल नहीं बढ़ी। लेकिन काय एक बहुत ही लॉयल लड़की है, इसलिए वो मेरा तब से इंतजार कर रही थी। इसीलिए मैं जितना हो सके उतना टाइम काय के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि न जाने इसके बाद सोने के बाद मैं कब दोबारा उठूंगा। फिर वो बताने लगता है कि जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब वो हाई स्कूल में थे और काय उससे 1 साल छोटी थी, मगर अब वो उससे उम्र में काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। जिसके बाद वो गाय को कहीं और जाने के लिए कहता है ताकि वो कुछ समय काय के साथ बिता सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने पुराने फेवरेट सॉन्ग पर डांस करते हैं, जिसके बाद इचिगो उसके नेल में पेंट भी लगाता है और साथ ही उसे बीच पर घूमने के लिए भी ले जाता है, जहाँ वो फाइनली उसके साथ शादी करने के लिए प्रपोज करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें गाय को दिखाया जाता है जो कि शहर में घूमते हुए एक कॉन्सर्ट में चला गया था, मगर ये कॉन्सर्ट कोई पॉप स्टार का नहीं बल्कि एक ऑनलाइन गेम स्ट्रीमर का था और उसका नाम मिडिरिको था। वो लोग यहाँ पर एक ऑनलाइन फाइटिंग गेम खेलते हैं जिसमें वो प्रो की तरह जीत जाती है और फिर अपना ही एक गाना कॉन्सर्ट में गाती है। इसीलिए गाय बिना टाइम वेस्ट किए उस बेकार से कॉन्सर्ट से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्सर्ट के बाद जो बंदा स्टेज पर मिडिरिको से हारा था वो इस बात का बदला लेने के लिए उससे मिलने के लिए आता है और यहाँ उनके बीच में काफी देर तक बहसबाजी होती है। इसलिए जब मिडिरिको अपने घर की तरफ लौट रही थी तब वो बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे कुत्ते की तरह पीट देता है, मगर तभी डिमोनिक स्वॉर्ड फ्लेमबर्ज वहाँ पर आ जाता है क्योंकि अब उसका कोई मालिक नहीं है और वो अपने नए मालिक की तलाश में था। मिडिरिको जैसे ही उस तलवार को छूती है तो उसका डीमन मिडिरिको के बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और एक ही झटके में उस बंदे को काट कर रख देती है। जिसके बाद वो एक ऊंची सी बिल्डिंग पर चढ़कर सड़क पर चल रहे लोगों के ऊपर फायर बॉल से अटैक करने लगती है और ये सब कुछ देखकर हेडक्वार्टर इचिको को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो तो अपना फोन बंद करके काय के साथ समय बिता रहा था। तो फिर हमारे गाय को ही मिडिरिको को संभालना पड़ता है। वो अपने मेटालिक आर्म को डिमोनिक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करता है, मगर इस बार भी उसका दिमाग डीमन के कंट्रोल में था और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है। इसलिए फ्लेम बर्स्ट डीमन से लड़ने पर वो हार जाता है, मगर तभी हमें वहाँ पर इचिको की एंट्री दिखाई जाती है और उसको यहाँ पर देखते ही फ्लेम बर्स्ट डीमन तुरंत यहाँ से भाग निकलता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर दो क्रिसलिस से लड़ेगा तो उसका हारना तय है। गाय इचिको से पूछता है कि क्या हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए, जिसके जवाब में इचिको कहता है कि अभी मेरा मूड नहीं है और फिर वो दोनों कार में बैठकर हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें समुद्र के बीच में एक यॉट पर एक मोटी सी अमीर औरत को दिखाया जाता है। इसका नाम यसुको था, जो कि कई सारे ट्रेजर हंटर्स और प्रोफेसर को हायर करी थी ताकि वो समुद्र के नीचे से कैप्टन जैक स्पैरो का खोया हुआ ट्रेजर ढूंढ सके, मगर उन्हें जैक स्पैरो के शराब के अलावा कुछ और नहीं मिलता। लेकिन यासुको इतने से ही हार मानने वाले नहीं थी, उसे तो खजाना ढूंढना ही था। मगर उनके टीम में जो प्रोफेसर थे उन्हें तो एक लेजेंडरी हैमर की तलाश थी। वो अपने टीममेट्स को बताता है कि उस हैमर से कोई भी आम इंसान 100 हाथियों
सीईओ को भी हरा सकता है। उनका ये खोज काफी दिनों तक चलता है, मगर फाइनली उन्हें कैप्टन जैक स्पैरो का खजाना मिल ही जाता है, जिसके बाद वो सभी खजाने की दौलत से पार्टी करने लगते हैं। मगर जो प्रोफेसर था वो इतना सारा खजाना देखकर लालची बन जाता है और एक एक करके यार्ड में मौजूद सभी लोगों को जान से मार देता है। और जैसे ही वो यासुको को मारने वाला था कि तभी उसका असिस्टेंट आकर प्रोफेसर को मार देता है। लेकिन अब वो असिस्टेंट भी लालची बन चुका था और अपने मालिक के ऊपर अटैक कर देता है और यासुको को धक्का मारकर समुद्र में फेंक देता है। मगर वो ये चीज भूल चुका था कि हर मोटी औरत वन पीस की बिग मॉम नहीं होती। यासुको को समुद्र के अंदर वो लेजेंडरी हैमर मिल जाता है। हैमर का डीमन तुरंत यासुको के बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है, जिसकी मदद से वो तुरंत पानी से बाहर आकर और उस असिस्टेंट को जान से मारकर सारा खजाना खुद हथिया लेती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें शहर में एक सैलून के अंदर एक फेमस मॉडल और हेयर ड्रेसर को दिखाया जाता है, जिसका नाम एसे था और उसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी है। एक रात जब वो काम से वापस लौट रहा था, तब उसे रास्ते में उसकी बहन और उसके कई सारे दोस्त मरे हुए मिलते हैं और उन्हें जिसने मारा था उसके बड़े और लंबे सुनहरे बाल थे। और तब से वो इस चीज का बदला लेने के लिए उस लड़की को ढूंढ रहा है और इसीलिए वो हमेशा अपने साथ एक शॉट गन रखता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन वही सुनहरे बालों वाली लड़की उसके शॉप में आ गई थी। शॉप में तो वो नॉर्मली अपना काम खत्म कर देता है, मगर जैसे ही वो बाहर निकलती है तो ऐसे भी बाहर निकलकर उसके ऊपर शॉटगन चला देता है। मगर वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि शॉटगन से लगा हुआ जख्म एक ही सेकंड में हील हो जाता है। फिर वो लड़की आगे बढ़कर रिवील करती है कि वो एक ब्यूशोमा है जिसके पास दो लेजेंडरी वेपन्स हैं। वो अपना आइस सॉर्ड आगे बढ़कर एसे की बॉडी में डाल देती है और उसको बताती है कि एक दिन तुम भी एक ब्यूशोमा में बदल जाओगे, इसलिए तब तक अपना ये लाइफ एंजॉय करो। जिसके कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि जब एसे एक क्लाइंट का बाल बना रहा था, तब उसके हाथ में कुछ अजीब सी चीज होने लगती है और जिस क्लाइंट का बाल ये बना रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वही मोटी औरत यासुको थी। फिर सीन चेंज होता है और हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कायोका मिकी और मार्कस को नींद से जगाती है और उन्हें एक साथ एक मिशन देती है, जिसमें उन्हें एक रियल एस्टेट कंपनी में इन्फिल्ट्रेट करना था, क्योंकि उसके सीईओ ने एक लेजेंडरी वेपन को खरीदा था जिसका नाम हेलबर्ट था। ये तलवार एक इंसान को 100 योद्धा की पावर देती है अगर इसका इस्तेमाल जस्टिस के लिए किया जाए, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल बुराई के लिए किया जाए तो ये डिस्ट्रक्शन का वेपन भी बन सकता है। कंपनी में सासडाई की नर्स ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी और वो सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट भी बन चुकी थी। मिकी और मार्कस के पहुंचते ही वो उन्हें आगे जाने का पास देती है, जिससे वो बेसमेंट में जाकर लॉकर में रखे हुए लेजेंडरी वेपन को निकाल सकेंगे। मिकी और मार्कस पूरा सूट बूट पहनकर उस रियल एस्टेट कंपनी में जाते हैं और कहते हैं कि हमें सीईओ के असिस्टेंट से मिलना है। और जैसे ही वो लोग सीईओ के ऑफिस में पहुंचते हैं तो मार्कस ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मिकी और मीना तो रिलेशनशिप में है। मिकी मार्कस से कहता है कि तुम इस बात को सीक्रेट रखना, क्योंकि हमारे काम में ये सब चीज का अलाउड नहीं है। मीना उनको वहां जाने का पास देती है और साथ ही लॉकर का पासवर्ड भी बताती है। जिसके बाद मार्कस और मिकी अपने स्पेशल सूट में मार्कस के तलवार की मदद से गायब होकर सीसीटीवी से बचते हुए लॉकर रूम तक पहुंच जाते हैं। मगर यहाँ तो टोटल दो दरवाजे थे, इसीलिए मिकी मीना को कांटेक्ट करता है और दूसरे दरवाजे का पासवर्ड पूछता है। मगर इससे पहले कि मीना उनको पासवर्ड बताती, मार्कस का आंख आई स्कैनर में स्कैन हो जाता है और गलत आंख होने की वजह से यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट हो जाता है और उस रूम में हार्मफुल गैसेस भरने लगते हैं। मार्कस अपनी तलवार निकालकर दीवार को काटने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। मिकी मीना से कहता है कि जल्दी से हमें पासवर्ड बताओ, लेकिन इधर मीना भी सीईओ के हाथों पकड़ी जाती है और हमें पता चलता है कि इसी के पास वो लेजेंडरी वेपन है और अब ये एक ब्यूशोमा बन चुका है, जिसको देखकर मीना चीखने लगती है। और ये चीज सुनकर अब मिकी वहाँ के एयर वेंट्स को काटते हुए तुरंत उस जगह पर पहुँच जाता है। वो मार्कस से कहता है कि तुम ऊपर से हमला करो और खुद मीना के ऊपर हुए हमले को रोकने के लिए बढ़ता है और मौका देखते ही वो सीईओ का भेजा उड़ा देता है। मगर वो लेजेंडरी वेपन हेलबर्ट अब मिकी के बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसका मतलब कि अब उसके बॉडी के अंदर टोटल 2 लेजेंडरी वेपन्स हैं। मार्कस और मीना उसकी कंडीशन देखकर चिंता करने लगते हैं, मगर मिकी उनसे कहता है कि मैं इन सब चीजों से हार मानने वाला नहीं हूँ और फिर मीना को एक डेट पर लेकर जाता है। मगर शाम होते होते वो अपना कंट्रोल खो देता है और ब्यूशोमा में बदल जाता है, जिसके बाद वो इस पूरे एरिया में तबाही मचाने लगता है। और जैसे ही वो मीना को जान से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर इचिगो और गाय पहुँच जाते हैं और हमें यहाँ पर इचिगो और मिकी के बीच में एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। फिर गाय भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है और अपने शिरियो की मदद से मिकी को हराकर उसे होश में ले आता है। जिसके बाद मिकी, मार्कस और मीना
हेडक्वार्टर में लौट जाते हैं, जहाँ मिकी के बॉडी पर टेस्ट होने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि मिकी को बचाना अब इम्पॉसिबल है और अब उसके बॉडी से लेजेंडरी वेपन्स को निकालने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। मीना मिकी के पास जाकर कहती है कि टेस्ट का रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है और तुम एक बार सोने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मगर जब मिकी सोने के लिए उस कैप्सूल में जाता है तो उसके बॉडी को अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय करके वो दोनों लेजेंडरी वेपन्स निकाल लिए जाते हैं और इसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रू मास्टरमाइंड तो मीना थी। वो शुरू से ही मिकी के साथ ऐसा बिहेव इसलिए कर रही थी ताकि वो मिकी को ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओबीडियंट रख सके। जिसके कुछ दिनों बाद हमें एक बड़ा सा मैंशन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक अमीर लड़का जिसका नाम शिन मातोबा था, वो एक ऑर्फनेज खोलना चाहता था, मगर दूसरी पार्टी वहाँ पर ओल्ड एज होम खोलना चाहती थी। तो फिर वो कहता है कि मैं दोनों प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों पार्टी इस प्रोजेक्ट के लिए एक ही लोकेशन को देख रहे थे। और बात करें शिन मातोबा की तो वो एक बहुत ही फाइन यंग मैन था और इसके पास लेजेंडरी वेपन शिरियो का दूसरा हिस्सा था, मगर इसके बावजूद भी वो गाय की तरह एटीट्यूड वाला नहीं बल्कि काकाशी की तरह कूल डूड बनता है। वो दूसरों की मदद करता था और सबसे अच्छी तरह से बातचीत करता था, यहाँ तक कि वो गाय के बचपन की दोस्त सियाका से भी दोस्ती कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मीटिंग करने के बाद जब वो सभी लोकेशन के पास जाते हैं तब शिन उन्हें आइडिया देता है कि ओल्ड एज होम और ऑर्फनेज को साथ में खोला जाए। इस तरह से वो लोग सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे और साथ ही शिन इस चीज के लिए प्रॉमिस भी करता है कि अगर वो लोग उसके इस प्लान से एग्री हो जाते हैं तो वो सारी फंडिंग अकेले कर सकता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जब साय मातोबा अपने घर की तरफ लौट रहा था तब वो देखता है कि कुछ गुंडे सियाका को परेशान कर रहे थे। तो फिर वो उनको रोकने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उनसे लड़ने के बजाय वो चुपचाप उनकी मार खाने लगता है। जिसके बाद वो गुंडे यहाँ से चले जाते हैं और वो लोग डीजीमे से मिलते हैं जो कि अब फ्लेम सॉर्ड की ब्यूशोमा बन चुकी है। वो लोग इसको भी छेड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही ये अपने शर्ट के अंदर से अपना फ्लेम सॉर्ड बाहर निकालती है तो गुंडों की हालत डर के मारे खराब हो जाती है। फ्लेम डीमन एक ही झटके में उनमें से एक गुंडे को जान से मार देती है और दूसरे गुंडे को डरा कर भगा देती है। जिसके बाद वो सियाका और शिन के ऊपर हमला करने के लिए जाती है, मगर तभी वहाँ गाय पहुँच जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। फ्लेम डीमन गाय को देखकर पहचान लेती है और जैसे ही उसे याद आता है कि पिछली बार वो किस तरह से हारी थी तो फिर वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब इकिजो फाइनली अपने पुराने साथी म्यूरा से मिलता है, मगर म्यूरा तो अब एक ब्यूशोमा बन चुका था। इचिगो उससे कहता है कि आओ मैं तुम्हें मार कर तुम्हें अपनी इस तकलीफ से आजाद कर देता हूँ, मगर म्यूरा तो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है, मगर वो उससे ये कहकर जाता है कि हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे। अगले दिन शिन डिसाइड करता है कि वो सियाका का हाई स्कूल ज्वाइन करेगा ताकि वो सियाका से क्लोज आकर गाय के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। वो जानना चाहता था कि शिरियो का दूसरा मालिक आखिर किस तरह का इंसान है, मगर क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट था इसलिए हाई स्कूल में सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। और जब सियाका गाय के बारे में उसको सारी चीजें बताती हैं तो इसके लिए वो उससे शुक्रिया अदा भी करता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब फाइनली इचिगो और गाय हेडक्वार्टर्स पहुंच ही जाते हैं, जहां कायोका सबसे पहले तो इचिगो को खूब सुनाती है क्योंकि वो इतने दिनों के बाद लौटा था और साथ ही वो गाय को शाशडाई ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम करती है। और जब वो इचिगो को कोल्ड स्लीप में जाने के लिए कहती है तो इचिगो उससे कह देता है कि अभी उसे एक काम बाकी है, इसलिए अभी उसका कोल्ड स्लीप में जाने का कोई इरादा नहीं है। और जब वो कायोका को ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो म्यूरा की डॉटर है जो कि अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए फिर वो उसे बताता है कि वो उसके फादर के ब्यूशोमा से मिला था और इसीलिए वो यहाँ रुक कर म्यूरा को डीमन के चंगुल से आजाद करवाना चाहता है। तो फिर कायोका अब एल्डर्स रूम में जाकर उन्हें सारी सिचुएशन बता देती है, जिसके जवाब में एल्डर कहते हैं कि हम लोग जल्द ही एक खतरनाक वेपन लॉन्च करने वाले हैं जिससे हम किसी भी ब्यूशोमा को खत्म कर पाएंगे और इस चीज का सबसे पहला ट्रायल हम म्यूरा के ऊपर ही करने वाले हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मीना का दोबारा से प्लास्टिक सर्जरी हो रहा था और साथ ही उसके अंदर मार्कस के एक्स गर्लफ्रेंड का मेमोरी ट्रांसफर किया जा रहा था ताकि वो पूरी तरह से एरिका के जैसे बन सके। इसका नया काम मार्कस को फंसा के रखना था ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहे, क्योंकि अभी उनके पास ब्यूशोमा को नॉर्मल इंसान बनाने के लिए कोई भी इलाज नहीं है। इसीलिए वो सिसिलिस की मदद से ब्यूशोमा को खत्म करना चाहते हैं और सिसिलिस को जीने के लिए वजह देना चाहते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि म्यूरा और इल्यूमिनाटी के आर्मी के बीच में फाइट चल रही थी, मगर म्यूरा तो उन सभी हथियारों को एक ही झटके में खिलौने की तरह डिस्ट्रॉय कर रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि कब इचिगो आकर उसे एक सीरियस फाइट देगा। और जब कायोका देखती है कि उनके सारे रोबोट्स एक एक करके डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं तो फिर फाइनली वो इचिगो से रिक्वेस्ट करती है कि वो जाकर उसके फादर के सोल को
को आजाद कर दे। तो फिर हम देखते हैं कि अब इचिगो गाय को लेकर बैटल ग्राउंड में पहुंच चुका था ताकि गाय उसके फाइट को देखकर कुछ सीख सके। मगर फाइट शुरू होने से पहले वो गाय से एक प्रॉमिस लेता है कि अगर इस फाइट के दौरान वो खुद भी एक ब्यूशोमा में बदल गया तो प्लीज तुम मुझे मार देना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब म्यूरा सबसे पहले तो डार्क फ्लेम्स की मदद से इचिगो के ऊपर हमला करता है, मगर उसके इस अटैक को इचिगो अपने रिंग्स की मदद से बड़े ही आसानी से रोक लेता है। तो इचिगो अब उसके ऊपर मल्टीपल एनर्जी रिंग्स से अटैक करने लगता है, मगर म्यूरा उसके हर एक अटैक को अपने ज़ोल्ड स्क्वाइन तलवार से बड़े ही आसानी से रोकता जा रहा था। अब ये चीज देखकर इचिगो क्लोज कॉम्बैट करने के लिए जाता है, मगर इससे भी कुछ खास फायदा नहीं होता, उल्टा उसका स्टेमिना और ज्यादा लॉस हो जाता है, जिससे अब म्यूरा के अटैक्स उसके ऊपर लग रहे थे और वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। लेकिन फिर इचिगो एक बड़े से एनर्जी रिंग को क्रिएट करता है जिसकी मदद से वो म्यूरा के दोनों हाथ बांध देता है। मगर जैसे ही वो अपना फाइनल अटैक करने ही वाला था कि तभी उसका ब्यूशोमा उसके ऊपर हावी हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर म्यूरा उसके चंगुल से आजाद हो जाता है और ब्लैक फ्लेम्स की मदद से इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो अपने पावर रेंजर फॉर्म में आ जाता है और घायल इचिगो की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुमने सिसिलिस बन के काफी अच्छा काम किया, मगर अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। और इतना कहते ही उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करने ही वाला था कि तभी गाय आकर उसका ये अटैक रोक देता है। गाय इचिगो से कहता है कि अब इस फाइट को मुझे संभालने दो और तुम आराम करो, क्योंकि म्यूरा को अकेले हराना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वो म्यूरा के साथ इंटेंस स्वॉर्ड फाइट करने लगता है। इचिगो भी म्यूरा को सपोर्ट करने के लिए पीछे से म्यूरा के ऊपर कई सारे एनर्जी रिंग से अटैक करने लगता है और गाय इस मौके का फायदा उठाकर एक हेवी अटैक सीधे उसके सीने में कर देता है। और जैसे ही हमें लगता है कि अब ये फाइट इचिगो और गाय जीतने वाले हैं कि तभी ऊपर से ग्रिम आकर गाय के अटैक को रोक देता है। ग्रिम आसमान से ये पूरा बैटल शुरुआत से देख रहा था। वो आगे बढ़कर म्यूरा से कहता है कि तुम्हारी तरह इतने पावरफुल ब्यूशोमा को खोना हमारे लिए शर्म की बात होगी, इसलिए मैं इस बैटल में तुम्हारी मदद करूंगा। इधर इचिगो भी गाय को बताता है कि ग्रिम इस दुनिया का सबसे पहला ब्यूशोमा है और आज हमारा ये फाइट जीतने का चांस बहुत ही कम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम हार नहीं मानेंगे। गाय भी अब फुल रेज में ग्रिम के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। उनके बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है और जैसे जैसे ग्रिम का अटैक गाय के ऊपर पड़ते जा रहा था, शिरियो का डीमन गाय के ऊपर हावी होते जा रहा था और फाइनली गाय अपने ब्यूशोमा वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो फिर उसको शांत करने के लिए इचिगो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और जैसे ही गाय का स्वॉर्ड इचिगो की बॉडी के अंदर जाता है तो गाय को रियलाइज होता है कि वो कौन है और इसी वजह से गाय अपने ब्यूशोमा वाले फॉर्म में भी खुद के कंट्रोल में था। दोनों टाइटन्स एक दूसरे के सामने एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार थे। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसका अगला सीजन ऑलरेडी रिलीज हो गया है, तो अगर आपको ये सीजन पसंद आया और इसका आप अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट लिखना, ताकि मैं जल्द से जल्द अगले वीडियो का काम शुरू कर पाऊँ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब से इस चैनल पर ऐसे ही नए एनिमेज आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।